हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज हमारी क्लास 3 है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम कर रहे हैं किसके लिए? डुएट एंड सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसके अंदर हम आज एक बिल्कुल नया टॉपिक करने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसके अंदर से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था डुएट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये हमारे लिए। बिल्कुल अच्छे से आप समझोगे, मैं आपको समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारा चैनल, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दो। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। और अगर नोट्स चाहिए तो वहाँ पर जाकर मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम डिफरेंट वीडियोज़ लेकर आएंगे एफएम के ऊपर, एफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आज हमारी ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम करेंगे डिविडेंड डिसीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड होता क्या है? एक पार्ट होता है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द कंपनीज शेयर होल्डर्स। सिंपल, बिल्कुल ईजी था। क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। सिंपल। अब डिविडेंड डिसीजन जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है हमारा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू डिसाइड अबाउट राइट बैलेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स एंड इट्स रिटेंशन। या तो हम डिविडेंड को पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हम उसको क्या करेंगे? रिटेंशन करेंगे उसका, यानी कि रिटेन करके रखेंगे हमारे बिजनेस के अंदर ही, हमारे कंपनी के अंदर ही। वाई? बिकॉज टू इन्वेस्ट इन अदर प्रोजेक्ट्स जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए ये डिविडेंड डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन से भी। यानी कि इन्वेस्टमेंट, अगर हम रिटेंशन कर रहे हैं, ये रिटेन करके रख रहे हैं डिविडेंड को, प्रॉफिट्स को, तो क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर भी हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम रिटेन करके क्यों रखेंगे? तभी रखेंगे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, यानी कि उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाने से हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा। तभी यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी रिलेट करता है और फाइनेंसिंग डिसीजन से भी। अगर हम रिटेन करके रखेंगे तो मार्केट प्राइस, हमारे शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर हम डिविडेंड को पे कर देंगे तो हमारे मार्केट प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी यहाँ पर डिसाइड होता है। ठीक है। अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे? उनकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, वो क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी, क्योंकि हम टाइम टू टाइम डिविडेंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, खुश रख पा रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए सर्टेन हो जाएगा, वो बोलेंगे कि हाँ हमें पैसा मिल रहा है, सर्टेन है, तो वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट होती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिटर्न होता है। ठीक है। ये चीज़ करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर। तो अब आप लोगों को डिविडेंड डिसीजन के बारे में समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजर को देखना होता है या तो हम डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉफिट्स को, या तो हम रिटेन करके रखें। ठीक है। और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है कि रिटेन करके रखें या डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। ठीक है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, यानी कि दो चीज़ें हैं। रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए रेलेवेंट है। एक थॉट है इररेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को। कौन नहीं करेगी? डिविडेंड पॉलिसी। यानी कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करे या ना करे, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म पर। ठीक है। ये होता है इररेलेवेंसी। और रेलेवेंसी इसका अपोजिट, यानी कि इम्पैक्ट पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म पर जो भी डिविडेंड पॉलिसी के अंदर चेंजेस आएंगे। सिंपल। तो इन दोनों थॉट्स के अंदर दो दो हमारे पास क्या है? मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं। रेलेवेंसी कौन बताता है? वोल्टर्स मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन की गई है, एंड गॉर्डन्स मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन की गई है। क्या? रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ये बताता है कि डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म को चेंज करेगी। वैल्यू ऑफ द फर्म को चेंज करेगी कौन? डिविडेंड पॉलिसी। ये दो मेथड अभी हम करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले साल बीएचयू के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया है वोल्टर्स मॉडल से, एंड डिविडेंड डिसीजन से हमारे पास डुएट के अंदर भी क्वेश्चन आया था। हालांकि बीएचयू इस बार सीयूईटी के अंदर चली गई है, तो उसका आप देख लेना जैसे भी करना है। अभी यहाँ पर हम डुएट की बात कर रहे हैं मोस्टली।
नेक्स्ट है इररेलेवेंसी। इररेलेवेंसी में दो, अगेन हमारे पास दो थ्योरी है। फर्स्ट है रेजिडुअल थ्योरी, सेकंड है एमएम मॉडल। एमएम मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेजिडुअल थ्योरी, उसके बाद ये तीनों थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, हम समझेंगे, और हमारे लिए ये दोनों, ये मतलब ये टोटल तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिडुअल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर कवर करवा रहा हूँ। नाम से पता चल रहा है रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब क्या है? जब हमने प्रॉफिट्स को रिटेन करके रख लिया है, प्रॉफिट्स को हमने रिटेन करके रख लिया है, इसके बाद जो भी अमाउंट बचता है प्रॉफिट्स का, वो चाहे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें या हम वो अगेन रिटेन कर ले, कोई भी इम्पैक्ट डिविडेंड पॉलिसी का हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पर नहीं पड़ेगा। रेजिडुअल थ्योरी का मतलब क्या है? जो रेजिड्यू बचता है आफ्टर रिटेनिंग प्रॉफिट्स, है ना, जो रेजिडुअल बच गया, मान के चलो ये रेजिडुअल बच गया, इसको चाहे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें या हम इसको रिटेन कर दें, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बताती है रेजिडुअल थ्योरी। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये चीज़ ध्यान रखना, रेजिडुअल, जो चीज़ बच गया उसको चाहे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको चाहे हम रिटेन कर दें, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म पर। ईजी, ठीक है। अब करते हैं बाकी तीनों मॉडल्स, हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट करते हैं वोल्टर्स मॉडल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कंसंट्रेशन से पढ़ना। वोल्टर्स मॉडल क्या कहता है? ये बताता है देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि रेलेवेंट है डिविडेंड पॉलिसी फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। सिंपल, क्या बताता है? रेलेवेंसी बताता है। फर्स्ट पॉइंट होता है क्लियर। ये बताता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो प्रेफर करते हैं करंट डिविडेंड्स को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि बाद में हमें डिविडेंड मिले या ना मिले, वो एक अनसर्टेनिटी है, वो रिस्की है, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं करंट डिविडेंड्स को लेना, यानी कि वो चाहेंगे कि फर्म जो है रिटेन करके ना रखें, वो हमें प्रोवाइड करवा दे डिविडेंड, है ना, ये चाहेंगे वो। तो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर पर, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं वोल्टर्स मॉडल की, क्या? कि कोई टैक्सेस नहीं ले रहा, नो एक्सटर्नल फाइनेंस अवेलेबल, यानी कि सिर्फ इक्विटी ही है हमारे पास, और क्या है? कंपैरिजन करता है बिटवीन रिटर्न एंड कैपिटलाइजेशन रेट, ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन होता है यहाँ पर आर एंड के ई के बीच में, यानी कि जो कॉस्ट आ रही है उन पैसों को उठाने की और जो रिटर्न है, इसके बीच में कंपैरिजन होगा, और यहीं से ही हमें पता चलेगा कि पे आउट रेशियो क्या होगा। पे आउट यानी कि डिविडेंड को पे करने का रेशियो, पे करेंगे भी या नहीं करेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन से पता चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट whether firm has got good investment opportunities or not. if yes, अगर फर्म के पास गुड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो क्या होगा? इफ़ yes, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? रिटेन कर लेंगे, उन प्रॉफिट्स को रिटेन करके रख लेंगे, हमारे पास ही रख लेंगे, बिकॉज वी हैव टू इन्वेस्ट इन सम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि हम वहाँ से रिटर्न हमारा बढ़ा सकें, अगर हमारा रिटर्न बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अच्छे वाली, तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे जो मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर है, यानी कि जो ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, ये रहेगी मेंटेन्ड, ठीक है, मेंटेन्ड रहेगी, क्योंकि हमारे पास कोई गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो कोई रीज़न नहीं बनता है रिटेन करके रखने का। अगर हम रिटेन कर लेंगे, हालांकि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे वाली नहीं है, तो इससे क्या होगा? शेयर होल्डर्स बुरा मान जाएंगे, उनकी जो कॉस्ट है के ई है, वो बढ़ा देंगे वो लोग, तो हमारे लिए गड़बड़ है, ठीक है। तो इस केस के अंदर फर्म के लिए बेटर ये रहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे हमारे डिविडेंड्स। तो ये सीन था वोल्टर्स मॉडल का। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। आर एंड के ई के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अगर हमारा रिटर्न ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि ग्रोथ फर्म है, ध्यान रखना, वोल्टर्स मॉडल ग्रोथ फर्म है अगर रिटर्न हमारा ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो यहाँ पर क्या होगा? पे आउट रेशियो क्या होगा? यहाँ पर पे आउट रेशियो विल बी ज़ीरो, क्योंकि हम रिटेन करके रखेंगे सारा, पे आउट रेशियो विल बी ज़ीरो। अब इसका अपोजिट अगर हो गया तो ये होता है डिक्लाइनिंग फर्म।
तो डिक्लाइनिंग फर्म क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि उसकी जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग फर्म में क्या हो जाएगा, पे आउट रेशो, डिक्लाइनिंग फर्म में पे आउट रेशो हो जाएगा 100%। ठीक है, डिक्लाइनिंग फर्म में हो जाएगा 100%, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब R इक्वल्स टू के ई है तो यहाँ पर इनडिफरेंट हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है। अगर आप करना चाहो डिस्ट्रीब्यूट तो कर दो, अगर आप रिटेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनडिफरेंट हो जाता है। क्लियर, तो ये था वोल्टर्स मॉडल का सारा कंक्लूजन। होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस वोल्टर्स मॉडल के अंदर अब एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ क्या है, उसका मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले साल BHU के अंदर आया था डायरेक्टली कि भाई क्या फॉर्मूला था उसका। ठीक है, बट BHU इस बार CUET में हो गया है तो फिर भी, लेकिन हम करेंगे, हमारे डुएट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो P नोट लिखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर लिखते रहना, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय KE, जो हमें गिवन होगी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, या फिर कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ही सोर्स है जो कि है इक्विटी, है ना, हमने अज्यूम किया हुआ है वोल्टर्स मॉडल के अंदर। तो प्लस इसके बाद हो जाएगा R अपॉन KE। R क्या है पता है ना आपको, रिटर्न, रिटर्न कितना आ रहा है, इनटू आ जाएगा अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अगेन KE। तो ये फॉर्मूला बन जाता है वोल्टर्स मॉडल का। आज की क्लास भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट वर्थ इट है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डिविडेंड डिसीजन वाला मॉडल यहाँ पर, चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमारे एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली ये वाला आपने अभी तक उतार लिया होगा। अगर उतार लिया है तो चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी से उतार लो इसको अगर अभी तक आपने नहीं उतारा है तो। डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड पर शेयर, D इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, E इक्वल्स टू EPS अर्निंग पर शेयर, ध्यान रखना। R इक्वल्स टू रेट, रेट ऑफ रिटर्न, और KE क्या है, KE क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट, सिंपल। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है मेरी तरफ से, अगर R इज ग्रेटर देन KE तो पे आउट रेशियो क्या होगा, तो पे आउट रेशियो क्या होगा, अभी हमने किया था, यस यू आर करेक्ट, पे आउट रेशियो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो डिविडेंड होगा ना, ये जो D होगा ये इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, डिविडेंड को हम 0 मान के चलेंगे। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं एक क्वेश्चन। लेट्स से अर्निंग्स EPS है हमारे पास ₹10। ठीक है, दिस इज EPS अर्निंग पर शेयर। रिटर्न हमें गिवन है 15% आएगा, और हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि है 12.5%। तो आप लोग इजीली यहाँ से पता लगा सकते हो कि रिटेंशन रेशियो क्या होगा, सॉरी पे आउट रेशियो क्या होगा। पे आउट रेशियो 0 होगा ना, क्योंकि यही वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो पे आउट रेशियो विल बी 0 विच मीन्स जो D होगा वो 0 आएगा। डिविडेंड हम पे ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर रिटेनिंग ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स, क्लियर। तो अब इसको क्या करो, वैल्यू में पुट कर दो, सॉरी फॉर्मूले में पुट कर दो। P नोट इक्वल्स टू D अपॉन KE था, यानी कि 0 अपॉन KE, 12.5 लिख दो यहाँ पर, या फिर 0.125 लिख दो। ठीक है, 0.125, ये 0 ही आएगा, है ना, 0 ही आएगा ये, प्लस R अपॉन KE था यानी कि 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125, इनटू में था EPS माइनस D, तो इनटू में 10 माइनस D कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाय KE यानी कि 0.125। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो मार्केट प्राइस है हमारे शेयर का वो आएगा 96। तो ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था ये, क्लियर। तो ये वोल्टर्स मॉडल अब आपका यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। वोल्टर्स मॉडल एंड MM मॉडल ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजन के अंदर। बाकी सब आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वोल्टर्स मॉडल हो चुका है हमारा क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज गॉर्डन्स मॉडल। देखो वोल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। दोनों क्या बताते हैं, रेलेवेंसी बताते हैं हमारे डिविडेंड पॉलिसी की फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, इजी। अब जो अजम्पशन वोल्टर्स मॉडल के अंदर थी कि कोई टैक्स नहीं है, एक ही सोर्स ऑफ फंड है, ये सारी चीज़ें इसकी भी अजम्पशन बन जाती है। बस एक नई चीज़ आती है जो कि है जी यानी कि ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न। ठीक है, ये एक नई चीज़ आ जाती है, ज़्यादा ध्यान मत देना, बस ये फॉर्मूले में है तो इसलिए यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड रिटेंशन रेशियो विल बी मूव इन द सेम डायरेक्शन।
यानी कि जो मार्केट प्राइस है पी नोट है हमारा, वो सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस डायरेक्शन के अंदर रिटेंशन रेशो बढ़ रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन के अंदर रिटेंशन रेशो बढ़ रहा है, विच इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, बी के इक्वल होएगा, बी होता है हमारा रिटेंशन रेशो, ये बी है, ये आर है। इसका मतलब क्या है, अब अगेन यहाँ पे भी कंपैरिजन होगा किसके अंदर, आर एंड के ई के अंदर। अगर आर इज ज़्यादा देन के ई तो अगेन वी विल डू रिटेंशन। तो क्या करेंगे, हम रिटेंशन करेंगे। अगर हम रिटेंशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस सिचुएशन की वजह से। ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से हम रिटेंशन कर रहे हैं, यानी कि बढ़ रहा है, रिटेंशन रेशियो बढ़ रहा है और मार्केट प्राइस अपने शेयर का भी बढ़ेगा। मैंने आपको क्या समझाया था, रिटर्न अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास अर्निंग्स ज़्यादा होने लगेगी, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ आवर शेयर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि गॉर्डन्स मॉडल के अंदर और वोल्टर्स मॉडल के अंदर एक डिफरेंस है। क्या, वोल्टर्स मॉडल के अंदर बात की गई थी पे आउट रेशियो की, ठीक है, और गॉर्डन्स मॉडल के अंदर बात कर रहे हैं हम किसकी, रिटेंशन रेशियो की। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और इसका जब अपोजिट हो जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, सिंपल। पी नॉट डिक्रीज कर रहा है, रिटेंशन रेशियो डिक्रीज करेगा यहाँ पर, क्योंकि के ई हमारा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पर पे आउट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो ये था गॉर्डन्स मॉडल, इसका फॉर्मूला देख लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझो कि क्या क्या कह रहा है, कौन सा मॉडल क्या कहता है ना, क्योंकि ड्यू के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट बेस्ड। इसका एक बारी फॉर्मूला कर लो, पी नोट इक्वल्स टू, गॉर्डन्स मॉडल का करवा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ये रहा, अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस बी, बी क्या है, रिटेंशन रेशियो, डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर यानी कि रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, इसको बस उतार लेना और क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, गॉर्डन्स मॉडल के, होपफुली गॉर्डन्स मॉडल भी क्लियर होता है। अब हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, एमएम मॉडल पर। एमएम मॉडल करेंगे, देन उसका क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल आया है डुवेट में। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन से। एमएम मॉडल, एमएम यानी कि मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच या हाइपोथेसिस, इसे कहते हैं एमएम मॉडल, जिसके अंदर क्या बताया गया है, इररेलेवेंसी बताई गई है डिविडेंड पॉलिसी की फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या है, इररेलेवेंट है, और किससे एक्सप्लेन किया गया है, आर्बिट्रेज प्रोसेस से एक्सप्लेन किया गया है कि इररेलेवेंट है डिविडेंड डिसीजन हमारा फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये ध्यान रखना, एमएम मॉडल हमेशा क्या यूज़ करता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है, अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें अजम्पशंस है, ये देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अजम्पशन देख लेना आप लोग। एमएम मॉडल अब मैं बिल्कुल डीप में नहीं करवाऊंगा एमएम मॉडल, क्योंकि वो बीकॉम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। जो बीकॉम के अंदर हमारा एग्जाम आता है ना सेमेस्टर वाइज, उसमें एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट हम यहाँ पर थोड़ा सा हमारे एमकॉम पर्सपेक्टिव से ही करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या, एमएम मॉडल यूज़ करता है आर्बिट्राज प्रोसेस को। अब यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन के अंदर आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसा है वो हम देखते हैं। एमएम मॉडल ने बताया है इररेलेवेंसी कैसे एक्सप्लेन करी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, गौर करना, दो एक्शन से करी है, टू एक्शंस यहाँ पर करे हैं इन लोगों ने साइमल्टेनियसली, एक साथ। टू एक्शन किए हैं एक साथ। पहला एक्शन क्या है, पेमेंट करके दिखा रहे हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कह रहे हैं चलो भाई, इररेलेवेंसी अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पेमेंट करके दिखा देता हूँ डिविडेंड की, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे इररेलेवेंट है, अभी भी वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पहले वो क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, न्यू शेयर्स को इशू कर रहा है, यानी कि फ्रेश कैपिटल को रेज कर रहा है, ये सेकंड चीज़ कर रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ये दोनों चीज़ें कर रहा है, पेमेंट करके दिखा रहा है, उसके साथ साथ फ्रेश कैपिटल को इशू कर रहा है, रेज कर रहा है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड से क्या होगा, मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस विल इंक्रीज, है ना। मार्केट प्राइस क्या होगा हमारे शेयर का, मार्केट प्राइस विल इंक्रीज, मेंटेन रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स खुश होंगे, उन्हें डिविडेंड मिल रहा है रेगुलरली, मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर विल इंक्रीज, ईजी। और फ्रेश कैपिटल को इशू करने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, देयर विल बी एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अर्निंग होगी ना इक्विटी शेयर होल्डर की, जो ईपीएस होएगा वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ आर
शेयर, पी नोट से डिनोट करते हैं डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं। जो EPS होगा, अर्निंग पर शेयर होगा, एक बंदे की जो अर्निंग होगी वो कम हो जाएगी, समझ रहे हो? तो सबकी कम हो जाएगी अर्निंग्स फ्रेश कैपिटल को रेज करने से। और ये क्या हो रहा है? ये साथ साथ हो रहा है। तो जो ये दोनों इम्पैक्ट है ना, ये इम्पैक्ट क्या है? मार्केट प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? नलीफाइड इम्पैक्ट पड़ जाएगा। नलीफाइड यानी कि ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डिविडेंड पॉलिसी क्या बन जाएगी? इररेलेवेंट बन जाएगी वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा तो है ये, और भी ज़्यादा है, बट इसको एमकॉम पर्सपेक्टिव से इतना ही हमें करने की ज़रूरत है। कंसेप्ट क्लियर करना अपने। उन्होंने 2 एक्शन किए, इसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस। इन्होंने 2 एक्शन किए, क्या साथ किए, एक साथ किया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया जिससे मार्केट प्राइस बढ़ गया, साथ में इन्होंने फ्रेश कैपिटल को रेज कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस अपने शेयर का कम हो गया। तो यहाँ पे एक नलीफाइड इफेक्ट पड़ गया, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट नहीं हुई। इतना ही हमें समझना है MM मॉडल के अंदर। तो गाइज डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है अब, और होपफुली हम अब वो कर पाएंगे MCQ पिछले साल वाला। तो चलो करते हैं। डुबे एमकॉम 2021 का क्वेश्चन है, डिविडेंड इररेलेवेंसी आर्ग्यूमेंट ऑफ MM मॉडल। MM मॉडल क्या बताता है? इररेलेवेंसी बताता है। इन लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है। इज बेस्ड ऑन सिंपल आंसर है। MM मॉडल हमेशा क्या यूज़ करता है अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए? आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ईजी, बिल्कुल ईजी। ठीक है, ना कोई इशू ऑफ डिबेंचर हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर 1 सोर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ना कोई बोनस शेयर इशू हो रहा था। क्लियर? हैजिंग क्या होता है? हैजिंग होता है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो रिस्क है ना, रिस्क के बीच में हम ये हैजिंग आ जाती है। रिस्क को मेंटेन करने के लिए, रिस्क से बचने के लिए हैजिंग को यूज़ करते हैं, यानी कि एक मनी मार्केट का टूल है हैजिंग, जो रिस्क से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंपल, हैजिंग इज़ दिस। तो गाइज़ होपफुली ये चैप्टर अब आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आई नो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है वीडियो, बट वर्थ इट है, आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर हो चुका है पूरा, और प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाकर देख लिया करो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट मिलता है वहाँ से बेनिफिट उठा लिया करो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोग नोट्स या फिर यूनिट वाइज सैम्पल पेपर हमसे परचेज कर सकते हो, एंड वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक करेंगे हमारे FM का। थैंक यू सो मच।